हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से एक बात को सुनना कि अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने आए हो तो एटॉम और पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद आ रहे हो, तो एटॉम और पीरियोडिक टेबल के बाद हमारे दिल में कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ सवाल आएंगे। वो सवाल क्या क्या है? आपको पहले तो ये जानना पड़ेगा कि एटॉम एक दूसरे से जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। मतलब जो एटॉमिक थ्योरी था वो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी था। फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन है। फादर ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी अमिडियो एवोगाड्रो है। और आप ये भी जानते हो कि एटॉम एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं और एटॉम एक दूसरे से एसोसिएट करने के बाद मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो क्यों क्यों एटॉम एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं और कौन कौन सा एटॉम किस किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे से एसोसिएटेड होने के बाद क्यों कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल ये है। तो आपको सबसे पहले क्या जानना है? व्हाई एटॉम्स आर अटैच्ड टू फॉर्म मॉलिक्यूल या कंपाउंड। मतलब एटॉम मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं, यह सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यह है कि एटॉम अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। मतलब एटॉम एक दूसरे से कौन सी आकर्षण के द्वारा जुड़ते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। मतलब बाय व्हिच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटॉम्स आर एसोसिएटेड। मतलब एटॉम के बीच में वो कौन सी एसोसिएटिंग फोर्स है, एटॉम के बीच में वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे एटॉम एक दूसरे से एसोसिएट होने के बाद मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो आपके सामने ये आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा जो कि आपके सामने लुईस डॉट के तरह आएगा, जो कि आपके सामने VSEPR के द्वारा आएगा। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड, उसका एक पर्टिकुलर या फिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है? मतलब एक एक कंपाउंड, एक एक कंपाउंड, एक एक मॉलिक्यूल, उनका एक एक फिक्स शेप और स्ट्रक्चर होता है। तो आपको तीसरा सवाल आएगा, फिक्स स्ट्रक्चर या शेप मॉलिक्यूल का क्यों होता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ोगे, जो कि मैं आज आपको पढ़वाने वाला हूं, वो आयोनिक बॉन्ड के द्वारा आपको यह जानना पड़ेगा कि आयन कैसे ओरिएंटेड रहते हैं। मतलब आयन की ओरिएंटेशन वो आयोनिक बॉन्ड में या आयोनिक कंपाउंड में कैसे रहते हैं। मतलब आपको यह जानना पड़ेगा ओरिएंटेशन ऑफ आयन इन आयोनिक कंपाउंड। तो आपके सामने कुछ चुनिंदे सवाल दिए गए हैं। ये चुनिंदे सवाल, ये आपको इस सवाल की आंसर आपके सामने आएगा तो आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को आसानी से पढ़ पाओगे। मतलब ये चैप्टर पढ़ने के लिए पहले तो आपके मन में, आपके दिल में ये सवाल होना चाहिए, तो आप इस चैप्टर को फील ले पाओगे। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। अब आप ये जानते हो कि एटॉम पढ़ने के बाद जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़वाया जाएगा तो उधर मेटल रहता है, नॉन मेटल रहता है, और सेमीकंडक्टर के द्वारा आप ये भी जानते हो कुछ मेटल और नॉन मेटल के बीच का एलिमेंट भी रहता है। मतलब जो जैसे कि आर्सेनिक या एंटीमोनी वगैरह होते हैं। मतलब मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। मेटल पीरियोड के लेफ्ट साइड में होते हैं, मतलब मेटल पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होते हैं, नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में होते हैं। तो उधर से आपको मेटेलिक प्रॉपर्टी या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पढ़वाया दिया जाएगा। आप ये भी जानते हो कि मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड करना चाहता है, नॉन मेटल के साथ बॉन्ड कर सकता है, मेटल मेटल के साथ बॉन्ड कर सकता है। तो मेटल अगर नॉन मेटल के साथ बॉन्ड करेगा, मेटल जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तो उस बॉन्ड को आप आयोनिक बॉन्ड बोलोगे। कैसे? मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। मेटल क्या बोलेगा कि भाई मैं मेरा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ूंगा, नॉन मेटल को बोलेगा तू उसको पकड़ लेना।
तो मेटल अपना 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ेगा तो मेटल के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, और नॉन मेटल अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल छोड़ रहा है उसको अगर पकड़ेगा तो उसके सिर पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा। कैटायन और एनायन जो कि दो अपोजिट चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज के बीच में कूलम्बिक अट्रैक्शन लग जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जगह पे आपके सामने कूलम्बिक अट्रैक्शन आ रहा है। कब? आयोनिक बॉन्डिंग में। तो आपको ये बहुत ध्यान से सुनना होगा कि मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन मेटल के द्वारा छोड़ा जा रहा है। तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। मेटल अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, नॉन मेटल वही इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कैच कर लेगा। तो मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटायन बनाएगा, नॉन मेटल वही इलेक्ट्रॉन पकड़ के एनायन बनाएगा। कैटायन और एनायन के बीच में दो अपोजिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग जाएगा, मतलब कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जगह पे, एसोसिएटिंग फोर्स के जगह पे आयोनिक बॉन्डिंग में कौन सी फोर्स आ रहा है दोस्तों? कूलम्बिक फोर्स आ रहा है। तो आपको ये दूसरा वाला हिस्सा आयोनिक बॉन्डिंग के लिए पता चल गया है। अब सुनो बहुत बहुत ध्यान से सुनना। तो मेटल क्या है? आप बोलोगे सर मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है। बहुत ध्यान से सुनना, मेटल इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। मेटल इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो उसके सिर पे इलेक्ट्रिकली वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा तो वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो मेटल क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। नॉन मेटल क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मेटल प्लस नॉन मेटल, अगर आप ये ना बोलो तो क्या बोल सकते हो? आप बोलोगे सर मेटल प्लस नॉन मेटल अगर हम ना बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब मेटल नॉन मेटल एक दूसरे से जुड़ रहा है। ये ना बोल के आप ये भी बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब जुड़ेगा तो वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा, नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। और मेटल के साथ जुड़ेगा मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो मेटलिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की फॉर्मेशन होगी। तो मेटल प्लस नॉन मेटल आएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटॉम प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम आएगा तो आयनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम आएगा तो कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी। मेटल प्लस मेटल आएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ेगा तो मेटलिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी। मतलब आपके सामने ये तीनों बॉन्डिंग आ रहे हैं। अब देखना, बहुत 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 ध्यान से देखना। समझ पा रहे हो बच्चों? बहुत आसान है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। केमिकल बॉन्डिंग की मोटो यही है कि पुराने बंधन टूटेंगे और नए बंधन की उत्पत्ति होगी। यही जीवन का आधार है, यही जीवन का मूल है। तो देखो बॉन्डिंग किस तरीके की हो सकते हैं। एक तो होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, दूसरा होगा वीक बॉन्डिंग। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, दूसरे होते हैं वीक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आप क्या क्या पढ़ोगे? आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ोगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में क्या पढ़ोगे? आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ोगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ोगे। तीसरा कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्डिंग पढ़ोगे। कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्डिंग पढ़ोगे। और चौथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ोगे। वीक बॉन्डिंग में आप दो चीज पढ़ोगे, एक तो एच बॉन्डिंग पढ़ोगे और दूसरा जो कि है वैन डर वाल फोर्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? वैन डर वाल फोर्स पढ़ोगे। ये जो वैन डर वाल फोर्स है ये थोड़ा सा सुन लेना मेरे से। ये वैन डर वाल फोर्स तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं डाइपोल डाइपोल, एक होते हैं डाइपोल अट्रैक्शन, सॉरी, एक होते हैं डाइपोल अट्रैक्शन, जिसको आप जानोगे कि ये किशम फोर्स है। क्या है ये किशम फोर्स है, किशम फोर्स है। ये एक साइंटिस्ट है भाई साहब, ये भाई साहब ने ये वैन डर वाल फोर्स की आविष्कार की थी। तो वैन डर वाल फोर्स में सबसे पहला है डाइपोल, दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसकी नाम है डीबाई फोर्स। क्या है? डीबाई फोर्स। और तीसरा जो कि और भी इंपॉर्टेंट है
वो है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये तीनों इंड्यूस्ड डाइपोल। इसका क्या नाम है, आप बोलोगे सर इसका क्या नाम है, इसका नाम है लंदन फोर्स। क्या फोर्स, इसका नाम है लंदन फोर्स। ये तीनों एक साथ भाई भाई क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स। मतलब वैन डर वाल्स फोर्स ये तीनों टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, दूसरा होते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, तीसरे होते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। और डाइपोल डाइपोल को कीशम ने आविष्कार की थी, ये कीशम फोर्स। इसकी डिस्कवरी डिवाई ने की थी, ये डिवाई फोर्स। इसकी डिस्कवरी लंदन ने की थी, तो ये लंदन फोर्स। ये तीनों फोर्स को एक साथ डाइपोल, ये तीनों फोर्स को एक साथ वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं। और ये डाइपोल का जो आकर्षण है, डाइपोल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनकी फोर्स है जो कि है वैन डर वाल्स फोर्स। ये बहुत वीक फोर्स है और इस टाइप के केमिकल बॉन्डिंग होते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे। लेकिन आज हम आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन करो कॉपी में, अगर छापना हो गया तो हम तो मिटाते हैं। और बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे, ये तो इंट्रो है। आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये जानो, आज हम आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे आयोनिक बॉन्डिंग की। बहुत खास कॉन्सेप्ट है ये बहुत खास कॉन्सेप्ट है। हम आम थोड़ी ना है, हम भी तो खास है। तो आयोनिक बॉन्डिंग कौन फॉर्म करते हैं, आप बोलोगे सर आपने बोला, अभी बोला, मेटल और नॉन मेटल फॉर्म करते हैं। हाँ बच्चों, मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। नॉन मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो आप बोलोगे सर कुछ मजा नहीं आ रहा, और भी डीप लेके जाओ। तो मैं बोलता हूं चलो मेरे साथ। देखो मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 या 3। नॉन मेटल की आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, 6 या 7। इधर एक साइंटिस्ट आएगा, उसका नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है, न्यूलैंड। उसका लॉ आएगा, लॉ है ऑक्टेट लॉ। अब पढ़ क्यों रहे हो, मैं अगर आपको ये पूछूं, ये सवाल आपके सामने फेंकूं कि अब पढ़ क्यों रहे हो, आप बोलोगे सर हमें जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए। आप बोलोगे सर हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब हम अभी रिएक्टिव फेज में हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं मतलब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब हम रिएक्टिव फेज में हैं। और ये जो हम रिएक्टिव फेज में हैं, किस लिए, हम जीवन में अंत तक स्टेबल होना चाहते हैं। मतलब हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और ये स्टेबिलिटी चाहिए इसलिए हम आज रिएक्टिव है। इसीलिए ये रिएक्टिविटी का नाम है बॉन्डिंग। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन में आ रहा है तो वो केमिकल बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा। कोई एटॉम, 2 एटॉम, हम ये तो जानते हैं ना कि मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, केमिकल रिएक्शन में एटॉम पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो एटॉम एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्यों करेगा, वो एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना चाहता है, वो रिएक्टिव है। अगर वो रिएक्टिव है तो वो केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन करना चाहता है, और ये केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने की एक मोटो है। तो आप बोलोगे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है अंदर, मैं बोलूंगा देखो मेटल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को लेके बैठा है। उसी तरह नॉन मेटल अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन को लेके बैठे हैं। तो ये क्या स्टेबल है, आप बोलोगे कत्ते नहीं सर ये स्टेबल नहीं है। इधर एक लॉ आएगा जो ये भाई साहब लेके आएंगे। एक तो है ऑक्टेट लॉ, एक तो है डबलेट लॉ। एक है ऑक्टेट लॉ, एक है डबलेट लॉ। ये दोनों रूल किस बात के लिए है, स्टेबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टेबल होगा, इसके लिए ये दोनों रूल आएगा। और एक बात, ये न्यूलैंड सूर सप्तक ये नियम के अनुसार ये पीरियोडिक टेबल में और एक लॉ लेके आएगा, वो भी लॉ ऑफ ऑक्टेव है, वो भी लॉ ऑफ ऑक्टेव है, मगर वो पीरियोडिक टेबल का है, ये केमिकल बॉन्डिंग का है। ये भाई साहब दोनों चैप्टर में आएंगे, दोनों चैप्टर में सेम टू सेम नाम से लॉ लेके आएंगे, दोनों रूल अलग है। बहुत ध्यान से सुनना। न्यूलैंड बोल क्या रहा है,
न्यूलैंड बोल रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटॉम है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऑक्टेट या डबलेट फिलअप करना चाहते हैं, और अगर वो मॉलिक्यूल के अंदर वो एटॉम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अपने वैलेंस ऑर्बिटल में ऑक्टेट या डबलेट को फिलअप कर जाए तो वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ले जाएंगे। मतलब उनकी अचीवमेंट क्या होना चाहिए, वो बोलेंगे हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए भैया, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, आप कुछ भी रख लो, आप इलेक्ट्रॉन रख लो, आप कुछ भी रख लो, आप जमानत रख लो, हमें स्टेबिलिटी दे दो। तो वो अगर स्टेबिलिटी लेना चाहेगा, स्टेबिलिटी लेने की प्रोसेस क्या है, न्यूलैंड बोल रहा है, मैं बोलता हूं स्टेबिलिटी लेने की प्रोसेस क्या है, वो बोलेगा किसी भी एटॉम, कोई भी एटॉम जो मॉलिक्यूल के अंदर है, जो कंपाउंड के अंदर है, वो एटॉम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, और बहुत ध्यान से सुनना, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस डिटरमाइन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पर रहेंगे वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वैलेंस ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? वो वैलेंस ऑर्बिटल होगा। बहुत बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई एटॉम है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो एटॉम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टेट लाना चाहेगा, वो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये एक्सेप्शन है, ये लोग डबलेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आएंगे, बाकी सब वो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश करेगा। अगर ये डबलेट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए सक्सेस हो जाए तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी लाएंगे। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप बोलोगे सर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है? मैं बोलूंगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है? वैलेंस ऑर्बिटल है। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को आप क्या बोलोगे? ये वैलेंस ऑर्बिटल है। वैलेंस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनको आप क्या बोलोगे? वैलेंसी डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रॉन, इसी को आप बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ध्यान से सुनना, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को वैलेंस ऑर्बिटल बोलो, ये वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं यहां पर रहते हुए इलेक्ट्रॉन, उसी को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानोगे। लिख लो। तो न्यूलैंड क्या बोल रहा है? न्यूलैंड बोल रहा है एटॉम क्या चाहता है? एटॉम चाहता है कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऑक्टेट हो या डबलेट हो। डबलेट कौन कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा, हीलियम करेगा, लिथियम करेगा, बेरिलियम करेगा। ये चारों एक्सेप्शन है, ये डबलेट फिलअप करते हैं, बाकी सब ऑक्टेट फिलअप करते हैं। लिखना हो गया, इसको हटाए साइड से। अब देखो, अब देखो, तो मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। तो सुनो अब दास्ता को सुनो, मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 6 7। अब सुनो, मेटल भी आएगा, नॉन मेटल भी आएगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। मेटल बोलेगा देख भाई मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है। नॉन मेटल बोलेगा हाँ। तो मेटल बोलेगा तेरे पास कितना है? नॉन मेटल बोलेगा भाई मेरे पास तो 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल बोलेगा दोनों के लिए दिक्कत है। नॉन मेटल बोलेगा हाँ भाई दिक्कत तो है। तो मेटल क्या बोलेगा? मेटल बोलेगा मैं मेरा 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा हूं। नॉन मेटल बोलेगा तो तू तो ऑक्टेट फिलअप कर लेगा। मेटल बोलेगा हाँ भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्टेट फिलअप कर सकता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ओपन सर्कमस्टेंसेस में फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन ये जो हमारे परिवेश है, ये जो हमारे सर्कमस्टेंसेस है, इधर फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो मेटल को अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ना है तो उसके पास जाके डिमांड दिखाने वाला कोई और चाहिए। तो मेटल बोलेगा तू वो डिमांड दिखाने वाला बंदा बन जा, तो मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दूंगा। तेरे पास 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तू मेरे वाला इलेक्ट्रॉन से काम चला लीजिएगा और मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्टेट फिलअप कर लूंगा। मतलब
स्टोरी की मेन सोल सुनो, बहुत 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 डीप है ये स्टोरी। मेटल अपना वाला 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के ठीक पहले जो पेनाल्टीमेट ऑर्बिटल है वहां पर ऑक्टेट फिलअप करेगा, और नॉन मेटल अपने ही आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको पकड़ के ऑक्टेट फिलअप करेगा। समझ में आया? मेटल क्या करेगा? मेटल अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के ठीक पहले जो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल है वहां पर ऑक्टेट फिलअप करेगा। लेकिन नॉन मेटल, मेटल जो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऑक्टेट फिलअप करेगा। तो दोनों ने ऑक्टेट फिलअप कर ली। अब न्यूलैंड क्या बोल रहे थे? न्यूलैंड बोल रहे थे कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप ऑक्टेट फिलअप कर लो तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो भाई साहब, मेटल भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पा रहा है, नॉन मेटल भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पा रहा है, तो मेटल भी, वो भी बल्ले बल्ले, नॉन मेटल की भी बल्ले बल्ले। दोनों क्या बोलेगा? भाई हम तो यही चाहते थे। मेटल बोलेगा मैं छोड़ के ऑक्टेट फिलअप करूंगा, नॉन मेटल बोलेगा मैं पकड़ के ऑक्टेट फिलअप कर लूंगा। तो मेटल बोलेगा मैं छोड़ूंगा तो मेरे ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, नॉन मेटल बोलेगा हाँ भाई ये तो ठीक है, मैं पकड़ूंगा तो मेरे ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आ रहा था कौन? मेटल। आ रहा था कौन? नॉन मेटल। बीच रास्ते में दोनों भाई क्या हो जाएंगे? मेटल इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो कैटायन बना लेगा, नॉन मेटल वही इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा तो एनायन बना लेगा। तो कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा कूलम्बिक अट्रैक्शन लग जाएगा। तो कैटायन और एनायन मतलब आयन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलोगे? आयनिक बॉन्ड। मतलब इधर एटॉम बॉन्ड बना रहा है दोस्तों, आप बोलोगे नहीं, एटॉम कत्ते बॉन्ड नहीं बना रहा। था कौन? था मेटल। था कौन? नॉन मेटल। मेटल भाई ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन छोड़ा। नॉन मेटल ने क्या किया? मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा उसको पकड़ा। मेटल क्या बन गए? कैटायन। नॉन मेटल क्या बन गए? एनायन। कैटायन एनायन के बीच में क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कूलम्बिक अट्रैक्शन। तो इधर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई वो बॉन्ड फॉर्मेशन एटॉम के बीच में हुआ या आयन के बीच में हुआ? आप बोलोगे सर आयन के बीच में हुआ। तो ये बॉन्ड क्या बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। क्या बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। इसी का और एक नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ये कौन सी ऑर्बिटल के बीच में हो रहा है? वैलेंस ऑर्बिटल। तो ये बॉन्ड किसके बीच में हुआ? वैलेंस ऑर्बिटल। तो ये है वैलेंट बॉन्ड। कौन सी वैलेंट? इलेक्ट्रोवैलेंट। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड की और एक नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोई शक? कोई शक या आपत्ति? आप बोलोगे नहीं सर कोई शक या आपत्ति नहीं है। तो मेटल क्या कर रहा था? मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कितना? 1, 2 या 3। 1, 2 या 3। नॉन मेटल क्या करेगा? ये बोलेगा भाई बहती गंगा में हम हाथ धो लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कितना? 1, 2 या 3। मतलब मेटल जो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, नॉन मेटल ने वही 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ ली। तो मेटल अगर यूनिपॉजिटिव, बाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव कैटायन बनेगा तो नॉन मेटल यूनिनेगेटिव, बाई नेगेटिव या ट्राई नेगेटिव एनायन बनाएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं। हटाओ और एग्जांपल कर लो। क्या ही होगा, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। एक मेटल था, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है। n क्या क्या है? 1, 2 या 3। तो मेटल के ऊपर क्या आएगा? Mn+। क्या आएगा? Mn+। मेटल उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मैंने n पकड़ लिया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है तो m के ऊपर आया n+। x जो कि नॉन मेटल है वो वही n इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा तो उसके ऊपर आएगा x ऑफ n-। तो m प्लस x, देखो ये माइनस n प्लस n कट गया तो आया क्या? m प्लस x माइनस। ये दोनों के बीच में क्या आया? आप बोलोगे कूलम्बिक अट्रैक्शन। क्या आया? कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या बनाएगा, mx। क्या बनाएगा, mx। लिखो यही आपका क्या है, आयन के बीच में फॉर्म हुआ आयोनिक बॉन्ड है। क्या है, आयन के बीच में फॉर्म हुआ आयोनिक बॉन्ड है। तो आपको ये बोलेगा ये क्या एक्यूरेट बॉन्ड है, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट बॉन्ड, दिस इज नॉट ए एक्यूरेट बॉन्ड। क्यों क्यों क्यों, आप बोलोगे सर बॉन्ड तो एटम के बीच में फॉर्मेशन होता है, ये एटम के बीच में थोड़ी ना हुआ है। एटम आ रहा था, बीच रास्ते में एटम नहीं था, आयन बन गया था, तो ये बॉन्ड आयन के बीच में हुआ। और यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल शेयरिंग नहीं हुई, यहां एक्चुअल में दोनों एटम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किए हैं, तो ये एक्चुअल में एक्यूरेट बॉन्ड नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड, दिस इज नॉट एन एक्चुअल और एक्यूरेट बॉन्ड। मतलब ये एटॉम के बीच में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से नहीं बना है। अगर आपको कोई बोले कि यहां क्या सिमेट्रिकल या इक्वल, सिमेट्रिकल या इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, कहीं पर नहीं हुआ। तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो ये एक्चुअल की बॉन्ड नहीं है। इसको हटाए, ये नीचे वाला हिस्सा को लिख लो। अब देखो कहानी में और एक ट्विस्ट आएगा। हम बोलना क्या चाहते हैं, mx बना है, क्या बना है, mx बना है। ये जो एक्चुअल कंपाउंड है, ये क्या कंपाउंड है, आप बोलोगे सर ये आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। बहुत ध्यान से सुनना, ये सॉलिड स्टेट में, कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस बनाएगा। क्या बनाएगा, ये सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस बनाएगा, जो कि साइंटिस्ट ऑगस्टा ब्रेविस ने डिस्कवर की थी। कौन, ऑगस्टा ब्रेविस, ये भाई साहब ने ये डिस्कवर की थी, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रावेस लैटिस। क्या बोलते हैं, ब्रावेस लैटिस। तो आप बोलोगे सर mx जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, वो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में रहता है, और ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसको आप कैसे दिखोगे, m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस m प्लस, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ऐसे दिखते हैं क्रिस्टल लैटिस, ऐसे दिखते हैं क्रिस्टल लैटिस। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ये एक 3D स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर। देख लो ये है एक 3D स्ट्रक्चर। ये जो बीच का हिस्सा है इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो बीच का जगह है ये है इंटरस्टिशियल स्पेस, बहुत ध्यान से लिख लेना। हाँ क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो आपको अगर कोई बोले आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्या बनाएगा, क्रिस्टल लैटिस बनाएगा। क्रिस्टल लैटिस किसने आविष्कार की थी, किसने आविष्कार की थी, ऑगस्टा ब्रेविस ने। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रावेस लैटिस। क्या पड़ता है, ब्रावेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। ये क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है, कौन सी डायमेंशन में रहता है, 3 डायमेंशन में रहता है, ये 3D में है। और इसको आप इधर भी एक्सपांड कर सकते हो, ऊपर भी, नीच भी, बोर्ड के सामने भी, बोर्ड के पीछे भी। और एक बात को सुनना ये m प्लस को देखो, ये m प्लस के चारों पास में कितना x माइनस सिचुएटेड है, 1 2 3 4। एक बोर्ड के सामने है अबव द प्लेन, एक कहां पर है, पीछे है। मतलब ये बोर्ड क्या है, ये एक 2D है। देखो ये y एक्सिस ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है। बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है। तो ये क्या है, ये एक प्लेन है। प्लेन है मतलब वो 2D है। क्या है, 2D है। अब 2D में ये m प्लस को कितना x माइनस घिर के रखा है, 1 2 3 4, सामने एक 5, पीछे एक 6। ये एक आयोनिक कंपाउंड में, एक क्रिस्टल लैटिस में एक कैटायन को जितना एनायन उसके 4 पास से कोऑर्डिनेट करेगा उसको बोलोगे आप कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलोगे, इधर से और एक कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है, ये हम बोलेंगे, बहुत आराम से बोलेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन है इसलिए हम सब बोल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर या CN नंबर। क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर या CN नंबर। क्या है ये कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है CN नंबर, क्या है। आप बोलोगे कि सर एक
आयनिक कंपाउंड वो सॉलिड स्टेट में कैसे रहता है, एक आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस बनाएगा। क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर ये है, ये 3 डायमेंशन में रहता है। इधर भी एक्सपांड करो, ऊपर नीचे सामने पीछे कहीं पर भी एक्सपांड करो, तो एक कैटायन के चार पास में कितना एनायन है, एक कैटायन के चार पास में कितना एनायन है, 1 2 3 4, सामने एक 5, नीचे एक 6, मतलब पीछे एक 6, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। क्यों इस तरीके से, मतलब एक क्रिस्टल में एक कैटायन को जितने एनायन घिर के रखा है, या एक एनायन को जितने कैटायन ने घिर के रखा है, वो नंबर को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे, क्योंकि एक क्रिस्टल में एक कैटायन को कितना एनायन कोऑर्डिनेट कर रहा है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक एनायन को कितना कैटायन कोऑर्डिनेट कर रहा है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के तौर में कैटायन या एनायन है, वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के तौर में एक कैटायन को जितना एनायन घिरेगा और एक एनायन को जितना कैटायन घेरेगा, वो उसको आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड आयोनिक बॉन्डिंग है। क्या बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्डिंग है, इसको लिख लो। और उसके साथ साथ और एक चीज को ध्यान में रखना, एक बहुत बहुत पुख्ता बात मैं करने जा रहा हूं आपके सामने, ये मैं अगले वाले जो लेक्चर आएगा या उसके पहले उसके अगले वाले जो लेक्चर आएगा उसमें बताएंगे, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना। अगर कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास में आ रहा है तो दोनों के पास क्या आएगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन लिबर्ड एनर्जी, रिपल्सन गेन एनर्जी। तो अगर इधर अट्रैक्शन हुआ तो एक एनर्जी की लिबरेशन होगी। अब बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों कि कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आ रहा है, कैटायन के पास है प्लस चार्ज, एनायन के पास है माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे के पास आएगा तो अट्रैक्शन फोर्स आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा तो एनर्जी की लिबरेट होगी, एनर्जी लिबरेशन होगा, वो एनर्जी क्या कहलाएगा, आप बोलोगे सर लैटिस फॉर्म हो रहा है। तो कैटायन और एनायन दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एसोसिएट होने के बाद लैटिस बनाने के लिए जो एनर्जी की लिबरेशन कर रहे हैं उसको आप बोलोगे लैटिस एनर्जी। क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी। इसको यू से सिंबलाइज करते हैं और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस की एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू नेगेटिव होता है। क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू नेगेटिव होता है। क्यों, इधर लिबरेशन ऑफ एनर्जी होगा, लिबरेशन ऑफ एनर्जी होगा, मतलब इधर जो एनर्जी है वो लिबरेट करेगा। ये भी हम बताएंगे, ये एक टॉपिक है, बहुत बहुत आराम से बताएंगे। लैटिस एनर्जी एक पूरा टॉपिक है, बॉन्ड हेवर साइकिल आएगा या बॉन्ड लैंडे इक्वेशन आएगा, कौन कौन सी फैक्टर के ऊपर लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है सब बताएंगे। लेकिन इसको लिख लेना कि एक बहुत ध्यान से एक बात को सुनना, एमएक्स जो कि एक आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस बनाएगा, जो कि अगस्टा ब्रेविस ने आविष्कार की थी, इसलिए इसका नाम है ब्रेविस लैटिस। इसको दिखता कैसे है, इसको आप दिखाओगे कैसे, ये इसकी स्ट्रक्चर है, कौन सी डायमेंशन में, 3D में। ये बीच का जो जगह है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इधर कैटायन को घेर के जितना एनायन है या एनायन के घेर के जितना कैटायन है उसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे। और कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्बिक अट्रैक्शन आ रहा है उसके लिए जो एनर्जी की लिबरेशन हुई, उसके लिए जो लैटिस बना, तो उसको आप बोलते हो लैटिस एनर्जी। मतलब कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद जो लैटिस बनाएगा उसके लिए जितना एनर्जी की लिबरेशन हुई या रिलीज हुई उसको आप बोलोगे क्या, लैटिस एनर्जी। इसको लिख लो। अगर लिखना हो गया तो हटाते हैं। अब बहुत ध्यान से और एक बात को सुनना, जो कि एमएक्स है, ये अगर एक्वास कंडीशन में आया या सॉल्वेटेड कंडीशन में आया या हाइड्रेटेड कंडीशन में आया, मतलब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर आप इसको सॉल्यूबल करना चाहो या पानी में इसको हाइड्रेटेड करना चाहो H2O में या एक्वास कंडीशन में लेके आओ, तो ये एमएक्स ये टूट जाएगा। कहां पर, M प्लस और X माइनस में। मतलब जो M प्लस और X माइनस से ये बन रहा है, जो M प्लस या X माइनस से ये बन रहा है वही MX।
अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाएंगे। ये जो आयनिक कंपाउंड है, मतलब आप बहुत ध्यान से ये बात को अपने जहनी तरीके से दिमाग में सेट करके रखना कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल के तरह रहते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड, वही आयनिक कंपाउंड एक्वस कंडीशन में, सॉल्वेटेड स्टेट में, हाइड्रेटेड स्टेट में अपने ही कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, या ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। अब सुनना क्या होगा, आप बोलोगे सर लगाओ वोल्टामीटर, ये है प्लस, ये है माइनस, ई आर मतलब ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है, मतलब बैटरी लगवाया है आपने, क्या लगाया आपने, इधर से बैटरी लगवाया है। ये जो बैटरी लगवाया है ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये प्लस है तो ये है एनोड और ये है कैथोड। आप बोल सकते हो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है। तो मैं इधर से ये भी बोल सकता हूं कि कैथोड रिएक्शन भी होगा। कैथोड में कौन आएगा, कैटायन आएगा, कैटायन मतलब M+ आएगा। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, M+ इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा तो M उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन उसकी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई, तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। क्या रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ये कौन सी इलेक्ट्रोड में हुआ, कैथोड में। तो कैथोड में कौन सी रिएक्शन होता है, रिडक्शन। और कैथोड में क्या आता है, मेटल। मतलब आप बोलोगे कि मेटल कहां पर आया, कैथोड में। मेटल कहां पर आया, कैथोड में। और एनोड में क्या आएगा, एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन, एनोड में कौन आएगा, एनायन। एनोड में कौन आएगा, एनायन। तो एनायन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एनोड पकड़ेगा, एनायन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो एक्स बनाएगा। एक्स क्या था, नॉन मेटल। एक्स क्या था, नॉन मेटल। तो इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो ये है ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। आप ये जानते हो कि एनोड में क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या रिएक्शन होता है, रिडक्शन। और आप ये भी जानते हो, इधर लिखते हो लोन, इधर लिखते हो RRCP। क्या लिखते हो, RRCP। ये है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। क्या है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ये क्या है, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। कैसे पढ़ोगे, आप बोलोगे सर लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रोड का नाम एनोड है, नेगेटिव आयन मतलब एनायन आता है। क्या बोलोगे, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, नाम है एनोड, नेगेटिव आयन के तौर पे एनायन आता है। राइट में रिडक्शन होता है, नाम है कैथोड, और पॉजिटिव आयन के तौर पे कैटायन आते हैं। ये है एक्चुअल की केस। मतलब ये एमएक्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसे करवाते हैं। हो गया, इसको हटाए। तो क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि क्रिस्टल कब बनाएगा और ये अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में टूट कब जाएगा। एक एग्जांपल करवा ही देते हैं NaCl का। इसका NaCl का, NaCl क्या है, आप बोलोगे सर ये टेबल सॉल्ट है। क्या है ये, सोडियम क्लोराइड है, टेबल सॉल्ट है या रॉक सॉल्ट है। क्या है, रॉक सॉल्ट है। इसकी 0.84% एक्वा सॉल्यूशन बनवाओ तो इसको आप बोलोगे नॉर्मल सलाइन। क्या बोलोगे, नॉर्मल सलाइन। और इसकी 28 से 35% एक्वा सॉल्यूशन बनवाओ, इसको आप बोलोगे ब्राइन। क्या बोलोगे, ब्राइन। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना ध्यान से लिख लेना। NaCl ये है। अगर हो गया तो हटाए। अब देखो NaCl कैसे बनते हैं। सोडियम क्या है, 11। क्या है, 11। K है, L है, M है, 2 8 1। Cl क्या है, 17। क्या होगा, 2 8 7। देखना बहुत ध्यान से, 1 2 3। ये है सोडियम, 2 8 और इधर 1। देखो सोडियम क्या है, 11 2 8 1। देखो 2 8 1। इधर लिखो क्लोरीन, 1 2 3। इसको ब्लू से करवा दो, इसको ब्लू से करवा दो। इधर होगा 1 2 2 2 4
2 6, 2 8, इधर 2 2 4, 2 6, 1 7। लिख सकते हो? लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। ये क्या है? Na11। ये क्या होगा? Cl17। क्या होगा? Cl17। तो Na क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Cl पकड़ेगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है। इसको लिख लो, इसको लिख लो। और अगर लिखना हो गया, ये पिक्चर ड्रॉ करना अगर हो गया, इसके बाद पिक्चर ड्रॉ करना है, इसके आगे ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये इधर पे, इसके बाद ये इधर पे। मेरे पास बोर्ड है, मैं इसको आसानी से करवा दूंगा। कैसे करोगे? आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसका एक ऑर्बिटल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसका एक ऑर्बिटल नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आप लोग खुद से ड्रॉ करवा लेना। ये क्या हो जाएगा? Na+। क्या हो जाएगा? Na+। और ये इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन को, ये लाइन खींचने के बाद करना, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, ये बनाएगा Na+, ये बनाएगा Cl-। ये प्लस के साथ माइनस की क्या होगा? कूलम्बिक अट्रैक्शन। क्या होगा? कूलम्बिक अट्रैक्शन। कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को आप क्या बोलते हो? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हो? आयनिक बॉन्ड। और अगर इसको ऐसे करोगे तो क्या होगा? Na11 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या होगा? Na+। Cl17 एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा तो क्या होगा? Cl-। इसको लाइन खींचो, Na11 प्लस Cl17, Na11 प्लस Cl17 क्या उत्पन्न करेगा? Na+ प्लस Cl-। ये प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? कूलम्बिक अट्रैक्शन। क्या बनाएगा? NaCl। क्या है इसका? क्रिस्टल। क्या है इसका? क्रिस्टल। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। इसको ड्रॉ कर लो, ये पूरा वाला हिस्सा इसको ड्रॉ कर लो। और समझ में रखना, लुईस, कोसेल, लैंगमूर, ये तीनों साइंटिस्ट, ये केमिकल बॉन्डिंग के जो काम है ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर किए थे। किसका क्या नाम है? लुईस, कोसेल एंड लैंगमूर। तो आज हम इसी के साथ साथ जो आयनिक बॉन्डिंग है उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करवा दिए हैं। इसके बाद लैटिस एनर्जी का वीडियो आएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की वीडियो आएगा। तो इसी के साथ साथ आज हम अपना जो ये वीडियो है, ये वीडियो का अंत करते हैं। बहुत बहुत ध्यान से रहिएगा, बहुत बहुत मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा और अपने फैमिली का, अपने आप का बहुत ख्याल रखिएगा। तो जय हिंद।